जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस क्या है, अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल करेंगे, सेकंड ऑर्डर, सारे हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सुनो यार, केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच होती है जो बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्टडी ऑफ स्पीड बताती है और कौन से फैक्टर पे जिस तरह से हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है डिपेंड करती है। अब देखो रिएक्शन की मैं बात करूं, कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी होती है वेरी फास्ट, कुछ मॉडरेट स्पीड होती है मॉडरेट रिएक्शन, कुछ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। बात समझ आ गई? तो आप एक बताओ कि कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है उसके पीछे क्या लॉजिक है, या कोई रिएक्शन बहुत स्लो। देखो कोई भी रिएक्शन होती है ना, उसमें बॉन्ड बनते हैं या टूटते हैं, ठीक है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अगर नए प्रोडक्ट बने तो बॉन्ड बना, रिएक्टेंट टूटे तो बॉन्ड टूटा। अब जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बहुत स्लो। पर अगर किसी बॉन्ड को कम एनर्जी देनी पड़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा फास्ट। ठीक है, बात समझ आ गई ना? ठीक है, अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट आते हैं। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, खाली जस्ट एक इंट्रोडक्शन था ना, वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर इन टाइम। कि यार देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, आर मतलब है रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मतलब जो भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीजें लिखी होती है, जब भी आप देखो उस साइड कोई भी चीज लिखी होती है सब के सब कहलाएंगे रिएक्टेंट। इस तरफ जो होगी वो क्या कहलाएगी? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इक्वल टू, हमेशा इक्वल टू आएगा, चाहे रिएक्शन का लिखे चाहे प्रोडक्ट, इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट पर इन टाइम अपॉन में टाइम इंटर। ये बात समझ आ गई? अब जैसे देखो रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर मतलब रेट ऑफ, जब भी आपको याद रखना है कि जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे जो रिएक्टेंट होते हैं, देखो रिएक्टेंट आपको पता है ना, रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट, इसका मतलब ओवर द टाइम जो है रिएक्टेंट जो कम होते रहते हैं। तो रेट इनको दिखाने के लिए नेगेटिव, जितने भी रिएक्टेंट होंगे नेगेटिव लगेगा और जितने भी प्रोडक्ट उनके यहाँ पॉजिटिव होगा और सब क्या आएंगे इक्वल टू में। देखो ऐसे लिखेंगे, एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ और अच्छे। देखो मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया था राइट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस, है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना यार कि आपने क्या लगाना है, जितने भी रिएक्टेंट होंगे माइनस, तो माइनस डेल्टा N2, कोई दिक्कत, बाय डेल्टा T लिख दिया, माइनस इक्वल टू में जाएंगे, सब इक्वल टू में, चाहे रिएक्टेंट वाले चाहे, माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा T इक्वल टू प्लस डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। बोलो, आपने बोला सर माइनस प्लस लगाना जरूरी है, बिल्कुल भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता कैसे चलेगा कि रिएक्टेंट है। तो जितने भी देखो ये रिएक्टेंट था नेगेटिव लगाया, ये रिएक्टेंट था नेगेटिव लगाया, ये प्रोडक्ट था पॉजिटिव और सबको इक्वल टू में रख दिया। बात समझे? एक बात आपको देखना और इनका स्टाइचियोमेट्री, स्टाइचियोमेट्री आपने कहा सर स्टाइचियोमेट्री क्या होता है बेटा? स्टाइचियोमेट्री देखो, जैसे मैथ में आप कहते हैं ना कोफिशिएंट, कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो इनके साथ होता है ना बेटा, जो भी हमारे ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, देखो N2 के साथ कुछ नहीं यानी 1, H2 के साथ 3 है। अब ये जो चीज होती है ना अपॉन में चली जाती है, मतलब देखो ये ऐसे आ जाएगी माइनस 1/1 यानी 1 ही आ जाएगा, माइनस 1/3 नीचे आ जाएगी माइनस 1/3, और ये कितनी आएगी बेटा? 2 है तो 1/2। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो रेट ऑफ रिएक्शन समझ गया कैसे लिखना है? जो स्टाइचियोमेट्री होगी वो नीचे चलेगी, माइनस 1/1, ये देखो 3 थी तो 1/3 बन गई, मतलब नीचे चली आती प्रोडक्ट, है ना। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये भी रिएक्टेंट सब इक्वल टू में आएंगे, प्लस 1/2 डेल्टा है। अब मान लो ये रिएक्शन, ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखो, अभी आप अपने आप करेंगे। आपने बोला कि हमने सीखा था कि भाई स्टाइचियोमेट्री नीचे आ जाती है और ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना। तो माइनस 1/2 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T, कोई दिक्कत इस चीज में? क्योंकि ये अपॉन में चला जाएगा, रिएक्टेंट तो नेगेटिव है, इक्वल टू क्या आएगा? इसके साथ कुछ नहीं यानी 1, माइनस 1/1 यानी 1 ही लिख सकते हो, माइनस 1 डेल्टा F2 बाय डेल्टा, बाहर लग जाएगा ना, डेल्टा F2 बाय डेल्टा T इक्वल टू, ये प्रोडक्ट साइड है, प्लस 1/2 डेल्टा NO2F बाय डेल्टा। यहाँ तक समझ आ गया? एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है आपको कि यार जो भी कई बार आपको ये वर्ड दिया था रेट, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या फिर आपको दिया जाएगा शब्द रेट ऑफ
अपीयरेंस, या फिर आपको दिया जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब जो चीज़ कम हो रही है, कम कौन होते हैं? रिएक्टेंट। तो जिस भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछेगा निकाल लेंगे। अपीयरेंस मतलब कोई चीज़ कितना प्रकट हो रही है, यानी कि फॉर्मेशन। तो जिसका भी पूछा जाएगा निकाल लेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस है, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब एक ही है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में। 2 से 3 न्यूमेरिकल कराता हूं ताकि इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझ पाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस गिव 4NO प्लस 6H2। सबसे पहले आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखाना, बाकी आपके सामने देखो। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? -1/4 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, तो मैं आपको समझा चुका अच्छे से। इक्वल टू, सब तो इक्वल टू -1/5 डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, इक्वल टू, देखो अभी प्रोडक्ट साइड वाले आ गए, प्लस आ जाएगा +1/4 डेल्टा NO बाई डेल्टा टी, इक्वल टू +1/6 डेल्टा H2O बाय डेल्टा डी। ये बात समझ आ गई। तो पहला जो पार्ट था कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया हमारा। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 इंटू, अब देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वर्ड मतलब कहाँ पे बनेगा? प्रोडक्ट साइड में। तो एक्चुअली जो रेट ऑफ फॉर्मेशन वाली वैल्यू दे रखी है क्या? ये रेट ऑफ फॉर्मेशन वाली वैल्यू इस चीज़ की, देखो जिस चीज़ में सर्कल है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है? ये वाली वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू मुझे गिवन है और ये निकालनी है, तो इसको और इसको, क्योंकि सब तो बराबर आपस में, अगर मैं बराबर रख दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। देखो, तो मैंने इस वाले को लिख दिया -1/4 डेल्टा टी इक्वल टू +1/4। अब इसकी जगह ये वैल्यू रख दूं, इस पूरे की तो वैल्यू पता है 3.6 इंटू 10⁻³ हाँ कि ना भाई? 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा? -डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³। तो ये हमारा क्या आ गया? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनर्जी। अब हमसे पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O यानी ये वैल्यू पूछी है। तो अब देखो, ये वैल्यू आपने निकाल ली, या इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी नहीं, इससे नहीं निकाल सकते। देखो इससे भी, मान लो मैं इससे, देखो मुझे पूछा ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को इक्वल रखना -1/4 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी की वैल्यू, चलो पहले एक बार रख देते हैं, डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इक्वल टू +1/6 डेल्टा H2O बाय डेल्टा टी। बात समझ आ गई? ठीक है। आपने कहा सर हमने ये वाली वैल्यू तो निकाल ली है, तो -1/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1/6 डेल्टा H2O बाय डेल्टा टी, हाँ कि ना? डेसिमल हटा दो, 10 आ जाएगा। देखो 4 9 जा 36, 4 10, हाँ ठीक है। अब ये वैल्यू निकालने के लिए इस तरफ ले जाओ, ये देखो एक क्रॉस में लेगा 6 इंटू 9 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10, तो ये 10 इक्वल टू डेल्टा H2O बाय डेल्टा टी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 54 इंटू 10⁻⁴। तो कितनी आ गया इसका आंसर? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना आ गया? 54 इंटू 10⁻⁴। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सेम पिछले वाले की तरह क्वेश्चन। अ रिएक्शन गिव 2x गिव्स y + 3z है ना, और एग्जांपल दे रखा है, जैसे मतलब रिएक्शन इस टाइप की होती है कि x की जगह NH3 हो, y की जगह N2 हो, z की जगह 3H2 is being carried out in a closed vessel. The rate of disappearance of x minus delta x by delta t found to 0.66. Calculate delta y and delta t and delta. आपको सबसे पहले क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो जैसे मान इस रिएक्शन का लिखना है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो कोफिशिएंट होता है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, -1/2 डेल्टा x बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/1 डेल्टा y बाई डेल्टा टी इक्वल टू, नहीं ये प्लस आएगा, देखो ये प्रोडक्ट साइड है तो यहाँ प्लस आएगा, इक्वल टू +1/3
डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी। यहाँ तक समझ आई बात कैसे लिखना इसको? ठीक है। अब सुनो, हमें जो वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है इसकी 0.66। इस देखो सर्कल में हमें कितनी गिवन है? पॉइंट से हमें ये दोनों निकालने हैं। तो एक बारी मैं इसको इसके बराबर इक्वेट करूँगा और एक बारी इसको एग्जाम्पल देखो। इसे मैंने लिखा -1/2, पहले इन दोनों को बराबर रख के देखते हैं। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कितना दे रखा है? कितना दे रखा है हमें? ये इक्वल टू +1/1 यानी 1 ही लिख दूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। ठीक है। अब सुनो, ये वैल्यू में कितनी गिवन है? 0.62, -1/2 इंटू 0.66 इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। तो ये कितना आगे डिवाइड करोगे? -0.33 इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। क्वेश्चन का एक पार्ट तो आ गया हमें। दूसरा पार्ट है इसको, ये हमें किसके निकालने? डेल्टा। अब इसको इसके बराबर रख लो। क्या? -1/2 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल टू +1/3 डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी वो? अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे 3 भी है ना और हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो अगर मैं 3 को इधर ले जाऊंगा, देखो इधर हो जाएगा ना -3/2 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी। ठीक है। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी? 0.66 है ना। तो कितना आ गया? डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी। जब इसे काटोगे तो कितना आएगा? -3/2 इंटू, देखो 0.33 आ जाएगा इसको काट के, तो -3 इंटू 0.33 इक्वल टू डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू 0.99। बात समझे? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, उसी का एक क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया, एक हमारा ये। नेक्स्ट है मेरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिस पे मेरा एक रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है? ये रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, किस तरह से होगी? देखो, पहला फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, जो रिएक्ट करेंगे आपस में, किस तरह के रिएक्शन। देखो, ट्वाइस ऑफ NO + O2 गिव ट्वाइस NO2, ट्वाइस CO + O2 गिव ट्वाइस CO2। अब दोनों रिएक्शन में देखो दिखने में एक जैसी लग रही है। यहाँ पे भी इसके भी जो 2 मोल है, यहाँ भी इसके 2 मोल है, यहाँ भी ऑक्सीजन से रिएक्ट है, यहाँ भी 2 बन रहे हैं। पर दोनों रिएक्शन में फ़र्क क्या है भाई? ये एक फास्ट रिएक्शन है और एक ये स्लो रिएक्शन है। रीज़न क्या होता है? देखो, हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। अब किसी बॉन्ड को तोड़ने या बनाने के लिए अगर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आप बताओ ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा टाइम, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो होगी। जिस बॉन्ड को बनाने में कम टाइम लग रहा होगा या फिर तोड़ने में कम टाइम, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगी ना, एकदम टूट जाएगा। सेकंड है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होती है कितनी क्वांटिटी ली होती है ना, और कंसंट्रेशन को कभी भी किसी भी चीज़ को ऐसे देखो आप ब्रैकेट में, आप समझ जाना है कंसंट्रेशन है, कितनी क्वांटिटी। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, उतने ज़्यादा जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मान लो तुम घर में कोई भी चीज़ बना रहे हो, तुम दाल बना रहे हो, कोई सब्जी बना रहे हो, तो आप क्या करते हो? गैस की बढ़ा देते हो ना। हाँ, तो जब गैस बढ़ाते हो जल्दी जल्दी पक जाती है। तो सेम यही है भाई कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और देखा गया है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे एक रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? अपना डबल हो जाता है अप्रोक्स। ठीक है। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। मतलब कोई रिएक्शन अगर 15 मिनट में होनी थी, वो 5 मिनट में कर देगा, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। कैटलिस्ट पे कोई फर्क नहीं आता। कैटलिस्ट जैसे स्टार्टिंग में होता, लास्ट में खुद कंज्यूम नहीं होता, पर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। फिफ्थ है सरफेस एरिया। कितना सरफेस है? जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा और रिएक्शन मेरी फास्ट होगी। बात समझ आ गई? ठीक है। सिक्स्थ है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। कुछ रिएक्शन होती है अंधेरे में नहीं होती, दे टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर आप इसी रिएक्शन को देखो, H2 + Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में ट्वाइस HCl दे रहा है। बात समझ गई? कौन से 6 फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन मेरा डिपेंड करता है। अब हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज जाननी। एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन और एक है रेट लॉ। रेट लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन सोचते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा गया कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है AA + BB की प्रोडक्ट, तो उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? जो भी इसकी स्टाइचियोमेट्री होगी ना, उस पर डिपेंड करेगा। स्टाइचियोमेट्री क्या होता है मेरे भाई? एग्जाम्पल समझो। मैं आपको लिख दूँ N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, है ना, ये रिएक्शन हमारी। हाँ, तो उन्होंने कहा अगर इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखते तो क्या लिखोगे? रेट इक्वल टू K
ए मतलब देखो N2 और जो N2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखो 1 है ना, तो इसको 1 लिख दो, और यहाँ H2 कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ये लिख दो। ये मैंने कहा इस पे डिपेंड करता है, ये इसका लॉ ऑफ मास एक्शन में, पर ये बात गलत साबित हो गई, ये भाई गलत होता है, ये इस पे डिपेंड कर भी सकता है, और इसी को करेक्ट करने के लिए आया हमारा रेट लॉ। देखो रेट लॉ कहता है एक रिएक्शन है ए प्लस बी की प्रोडक्ट, तो रेट डायरेक्टली ए की पावर अल्फा बी की, यहाँ देखो ए और बी नहीं लिखा गया, यहाँ पे अल्फा बीटा गया। उसने कहा कि उसकी मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ऐसे डिपेंड नहीं करेगा, ये इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप देखो जब कंसंट्रेशन ऑफ ए मैंने 1 पुट करी, कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 की पावर कुछ भी हो, 1 2 5 माइनस कुछ भी 1 ही आता है, तो रेट किसके बराबर आता है के। इसी के को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। मतलब देखो आप बोलोगे क्या इसको, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइन अ रेट ऑफ रिएक्शन when molar concentration of each reactant taken as unity, unity मतलब होता है 1, हर रिएक्टेंट को यूनिटी, तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई। रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। लॉ ऑफ मास एक्शन में ऐसा कहा था कि जो भी इसके कोएफिशिएंट होगी वो पावर में ले जाना, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट बन जाएगा, जबकि ये गलत होता है। रियल वाला क्या है, रेट लॉ पे। बात समझे, हर रिएक्शन का एक अपना रेट लॉ होता है जिससे हम ऑर्डर निकालेंगे। अब हम समझेंगे ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अगर 1 नंबर में पूछे व्हाट डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपने लिखना है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मतलब पावर, टू विच मोलर कंसंट्रेशन द रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपको 1 नंबर दिला दिया ना। और क्या क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन दे देंगे उसमें रेट लॉ दे देंगे या रेट दे देंगे, आपसे कहेंगे कैलकुलेट। जैसे एग्जांपल देखो, इस रिएक्शन का आपको ऑर्डर लिखाना है, डेफिनेशन पे जाओ, इस पे ध्यान दो, कहाँ है वो, पावर्स बेटा, सम ऑफ पावर्स मतलब पावर का सम करना है, ऑब्वियसली बात है, मोलर कंसंट्रेशन की पावर का सम। अब आप देखो आपने कहा सर 2 पावर दिख रही है, एक पावर होती है 1, ये तो पता है ना भाई। जैसे 2 के ऊपर 5 लिख दिया तो ये पावर बन गई, 3 के ऊपर 3 लिख दिया तो ये 3 पावर बन गई इसके ना। तो ऐसी इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर कितनी है। तो ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 1/2 प्लस 3/2, कितना आ गया 4/2 यानी 2। तो ऑर्डर कितना आ गया इसका 2 आ गया। सेम इसी क्वेश्चन में देखो, कोई रिएक्शन थी, उसका रेट दे दिया आपको के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1 है ना। तो कुछ नहीं करना, ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है 3/2 प्लस -1। आप देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 3/2 -1, एलसीएम लोगे भाई कितना आएगा 3 - 2/2 यानी 1/2। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 1/2। रिएक्शन कई तरह से होती है ऑर्डर के हिसाब से। रिएक्शन 0 ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है, सेकंड ऑर्डर की होती है, रिएक्शन फ्रैक्शनल भी आ सकता है ऑर्डर। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कौन कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट और जो हमें पढ़नी है। पहले बेसिक लेआउट समझाऊंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, फिर उन पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ना। पहला 0 ऑर्डर रिएक्शन, देखो 2NH3 प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गिव N2 + 3H2, रेट आ रहा है के NH3 की पावर 0। आपने कहा सर किसी भी चीज़ की पावर 0 यानी 1 होता है, तो रेट ये तो चीज़ खत्म हो जाएगी, k × 1 यानी k। तो देखो इस पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा कि NH3 कितना है नहीं, तो इसका रेट कितना आ गया 0 ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे डिपेंड ही नहीं करेगा रिएक्टेंट पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो NH4NO2 गिव N2 + 2H2, रेट A NH4। अब यहाँ देखो कितनी पावर है इसकी 1, कितना ऑर्डर बना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना। बात करो आप इसकी सेकंड ऑर्डर रिएक्ट 2HI गिव्स H2 + I2, तो रेट बना के कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 है ना। अब आप देखो कि कितने कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है 2, तो कौन सी ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करो, ट्वाइस NO + O2 गिव ट्वाइस NO2 है ना। तो अब देखो रेट किसका, रेट लिखना चाहूँ तो रेट कुछ बनेगा इसका के, रेट दे रखा था इसका ना NO की पावर 2 O2, बस। तो ये बन गया कितना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कुछ रिएक्शन होती है फ्रैक्शनल ऑर्डर की, जहाँ फ्रैक्शन में आता है, यहाँ देखो H2 + Br2, यहाँ देखो ये इसका पावर 1 है, तो 1 + 1/2 कितना बन रहा होगा 3/2। तो देखो फ्रैक्शन वाली भी है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, क्या हमें सब पढ़ना है, हमें जो मेन पढ़ना है इंपॉर्टेंट है वो है 0 ऑर्डर रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ना है, और हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिस पे हमें करने हैं काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें इंपॉर्टेंट जानना है लॉग टेबल के बारे में। लॉग टेबल पूरी नहीं जाननी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लॉग की वैल्यू जाननी है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं किस तरह से आपको ये याद रखनी, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आनी है। जब फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स करोगे और 0 ऑर्डर के करोगे, वहाँ पे लॉग का इस्तेमाल होना ही है, तो आपको बेसिक पता होना। देखो सबसे पहले मैंने लॉग से 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी, देखो log 1 होता है 0, ये रट लो, log 1 हो गया 0,
और log 10 हो गया 1। तो ये तो आसान है, इसमें तो कुछ करना नहीं, ठीक है। फिर आपको याद रखनी है log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की 0.6989, log 7 की 0.8450। बात समझ आ गई, 4 वैल्यूज हो गई। एक बार मेरे पीछे log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6989, log 7 होता है 0.8450। बाकी की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। देखो कैसे, कुछ log की प्रॉपर्टीज हैं। log m की पावर n होता है n log m, log m बाई n होता है log m माइनस log n, log m इंटू n होता है log m प्लस log n। तीनों प्रॉपर्टीज याद कर ली, ठीक है। अब समझो जो मैंने कहा था कि ये निकाल लेंगे कैसे। सपोज आपने कहा कि चलो ये तो याद कर, log 4 कैसे निकालोगे? क्या log 4 को आप लिखते हो log 2 की पावर 2? बिल्कुल भाई, 2 की पावर 2 क्या होता है 4। log, अभी एक फॉर्मूला देखो, log m की पावर n, m की पावर n, तो ये n log m यानी n log m बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई? log m की पावर n, तो जो n है वो आगे आता है। फिर आपने कहा log 2, तो मैंने याद कर रखा कितना 0.3010, तो कितना आ गया 0.6020 आया। और ये देखो log 4 की वैल्यू होती है। हाँ, ऐसे आपने बोला log 6 की, log 6 है, 6 को क्या लिख दूं 2 इंटू 3 लिख दूं, लिख सकते हैं ना। हाँ, आपने बोला इसमें तो ये प्रॉब्लम लग जाएगी log m इंटू n, तो बनेगा log m प्लस log n। तो अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, log 2 की वैल्यू पुट कर दो 0.3010, log 3 की वैल्यू पुट कर दो 0.4771, तो कितना आ रहा है 0.778। देखो वही वैल्यू आ रही है ना। ऐसे आपने बोला log 8 की, तो log 8 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, है ना। अब तो पढ़ लिया 2 की m की पावर n, 3 log 2, log 2 की वैल्यू पुट करी 0.3010, तो 0.9030 आ गया। ऐसी log 9 को देखो, log 9 को क्या लिखते हैं यार, से रेस कर दो ना। log 9 को क्या लिखते हैं, log 9 को आप लिख सकते हो log 3 की पावर 2, log m की पावर n, तो क्या बनेगा n log m। log 3 कितना होता है मेरा 0.4771, तो log 9 कितना आ गया 0.9542। इतनी वैल्यू आपको याद करनी है। अब आपको एग्जाम में चाहे लॉग टेबल मिले ना मिले, आपका काम चल जाएगा और आपके क्वेश्चन जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे बड़े आसान से। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। सबसे पहले आपको समझना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है k इक्वल टू 2.30/3/t log a नॉट बाय, ठीक है। a नॉट होती है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। भाई कितना कंसंट्रेशन थी जब हमने स्टार्ट की थी, इसे कहते हैं a नॉट। और a होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन मतलब कितना बच गई है। t आपको पता है टाइम, चाहे मिनट में दे रखा हो तो मिनट में पुट कर देना, सेकंड में दे रखा हो सेकंड में, आर में दे रखा हो, और k मेरा हो जाता है आपका रेट कांस्टेंट। इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं, मतलब दोनों ही फॉर्मूले एक ही है। 2.3 लॉग, यहाँ पे a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस एक्स क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, एक ही बात है ना। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, तो जैसे भी आपको याद करना आप याद कर लेना। फिर इसके बाद आता है मेरा भाई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ सब्सटेंस है रिएक्टेड, मतलब कितने टाइम में 50% सब्सटेंस जो है रिएक्ट हो गया, उसे क्या कहेंगे हाफ लाइफ। और एक फॉर्मूला है टी हाफ इक्वल टू पॉइंट। दोनों फॉर्मूले आपने कर लेने, ठीक है, अच्छे से याद कर लिए। चलो अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको निकालना टी हाफ, और टी हाफ का फॉर्मूला क्या है 0.693/k, है ना। ये तो निकालना आपने बोला पहले एक काम करते हैं, k तो हमें पता नहीं है तो k निकाल लेते हैं। आपने k का फॉर्मूला किया 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। अच्छा, टाइम कितना था 40 मिनट्स, तो t कितना पुट किया 40। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, अब देखो कोई चीज है मान लो, ठीक है 30% हो गई है, तो यार एक बात बताओ, अगर मैं 100% से स्टार्ट करूं और आपने का कोई रिएक्शन 30% हो गई तो बच कितनी गई 100 में से 30 यानी 70। तो अगर मैं इसको इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लेता हूं और a माइनस एक्स से बची कुछ ही 30% हो गई, तो 100 में से 30 गया तो कितना है 70। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है भाई। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करोगे 2.303/40,
अब एक देखो log m बाय n बन रहा है, मैंने आपको क्या बताया log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n, बताया था नहीं बताया था, ठीक है। तो log 10 बाय 7 क्या बनेगा, log 10 माइनस log 7, log 10 कितना होता है 1 माइनस 0.8450। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू हमारा आ जाएगा लगभग, k का वैल्यू जो इनका आ रहा है ये आ रहा है 8.918 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 8.918 इंटू 10 की पावर माइनस 3, हाँ कि ना, ठीक है। अब इसी में क्या करना, ये तो k तो मिल ही चुका है मुझे क्या चाहिए, हाफ लाइफ, तो t हाफ लाइफ में पुट कर दो, t हाफ इक्वल टू 0.693 बाय k, 8.918 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 77.7 मिनट। बात समझे, क्वेश्चन बड़े सिंपल आएंगे। पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, और आपको ये वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। थोड़ा सा लॉग का इस्तेमाल भी हो रहा है, लॉग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरह से करना। सेकंड क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80%। देखो फॉर्मूले तो आपके सामने लिखी है, एक ही बात है, कोई सा भी है ना। देखो 40% कंप्लीट, देखो k इक्वल टू 2.303 बाय टाइम कितना दे रखा है 50 मिनट, ठीक है जी। लॉग, एक बात बताओ, एक रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गई तो अगर स्टार्टिंग में 100 रही होगी, इनिशियल तो 100 रही होगी, 40% पूरी हो गई तो बच कितने गई 60, ये कट जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 2.303 बाय 50, लॉग m बाय n, देखो और कट जाएगा 5 और 3, तो लॉग m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n। जब आप दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे log 5 की और log 3 की, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। हमारा आंसर आ रहा है मेरे भाई, ये आएगा 0.010216, 0.0, ये तो आप करके देख लेना ना, पर मिनट आ गया, यहाँ से समझ आ गया। अब नेक्स्ट में पूछा है, अब हमें k की तो वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट में पूछा है इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80%। अब हमें टाइम निकालना है कब, जब रिएक्शन मेरी कितनी हो जाए 80%। तो अब k की वैल्यू देखो, इसी में ये लिख दो ना, ऐसे लो, दोबारा लिख दो, लो, है ना। अब हमें k का वैल्यू मिल चुका है वाला। अब इसमें देखो दूसरा टाइप 2.303 बाय 0.010216, लॉग इनिशियल थी 100, a माइनस एक्स कितनी बची हुई थी, टोटल 100 है, 80% कंप्लीट हो गई तो कितनी बच गई 20, 21 जा 10, 25 जा 100, log 5 की वैल्यू पुट कर दो तो कितना मिलेगा हमें, जो कंप्लीट आंसर मेरा टाइम का आ जाएगा वो मेरा आएगा 157.58 मिनट। बात समझ आई किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, सिर्फ वैल्यू उठा करनी है, क्या गिवन है ये पता होना चाहिए, क्या निकालना है पता होना चाहिए, आपका आंसर आसानी से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% ऑफ ए रिएक्शन इज ट्वाइस द, मतलब आपको दिखाना है कि रिएक्शन का जो 99% टाइम है लग रहा है वो 90% टाइम के दुगना। देखो फॉर्मूला तो देखो बदला नहीं है, पहले देखो t99% लिख लो, यहाँ 99 इसलिए लिखा ताकि पता लग जाए कि नहीं 2.303 बाय k, भाई k की वैल्यू तो दोनों देखो, log a मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, अब बार बार नहीं बता रहा मैं, लिख दे रहा हूँ 100, है ना, और 99% हो गई है। एक बताओ 100 थे 99 हो गई तो कितना रहेगा 1, ठीक है, तो 1 मतलब 1 ही होता है, तो इसको लिख दो 2.303 बाय k log 10 की पावर 2 बाय 100 को लिख सकते हैं, तो ये आ गया t99 कितना आ गया 2.303 बाय k log m की पावर n, मैंने क्या था n log m, 2 log 10, है ना, बात समझ आ गई, ठीक है। और log 2 की वैल्यू होती है हमारी, नहीं हाँ log m की वैल्यू n log 2, log 10 कितना था 1, तो ये आ गया 3 2 6 0 6 0 4.606 बाय k, बात समझ आ गई। t99 कितना आ गया 4 log m की पावर है ना, हाँ तो log m log 10 1 हो गया, ये आ गया 4.606 बाय k, बात समझ आ गई, ठीक है। अब 99% का निकालना जरा, t90 क्या है 2.303 बाय k log इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 100,
कितनी हो चुकी है 90, तो बच कितनी गई 10। तो देखो, तो अभी आप इसको करोगे तो T90 कितना आ जाएगा 2.3, log 10 कितना होता है 1, ये आ गया हमारा ना। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो तभी तो पता लगेगा। T99 बाय T90, तो दोनों की वैल्यू पुट करना जरा, 4.606 बाई के अपॉन में 2.303 बाई के से के हट गया 2 आ गया, तो T99 कितना आ गया ट्वाइस द T90 जो मैं प्रूव करा। मतलब 99% रिएक्शन को करने के लिए दुगना 6 टाइम चाहिए एज कंपेयर टू 90% रिएक्शन के करने के लिए। अब हम देखेंगे जीरो ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स, उसका देखेंगे हाफ लाइफ कैसा होता है, उसके रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। अब हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको बता दिया था k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस, है ना, a था इनिशियल कंस्टेंट a माइनस एक्स रिमेनिंग, उसका हाफ लाइफ भी पढ़ा था हमने t हाफ इक्वल टू 0.693। अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा था, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूले जीरो ऑर्डर के लगाएंगे तो लगाएंगे k इक्वल टू 1 बाई टी कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट, वही हमारी हमेशा की तरह इनिशियल कंसंट्रेशन, a है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। हाफ लाइफ वही होती है, इट इज अ टाइम इन विच हाफ ऑफ सब्सटेंस, दोनों चाहे फर्स्ट ऑर्डर जीरो, दोनों के लिए डेफिनेशन सेम रहेगी, फॉर्मूला बदल जाएगा a नॉट बाय 2k। एक क्वेश्चन देखो मेरे सामने, हालांकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इस पे सिर्फ एक न्यूमेरिकल छोड़ दें। देखो लाइन देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन जीरो ऑर्डर इज 0.8, रेट कांस्टेंट k कितना है 0.0030, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इनिशियल ए टू फॉल फ्रॉम 0.10 टू 0.2, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट क्या है 0.10, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या है a यानी 0.075, फॉर्मूला लगाओ। देखो आपको क्या निकालना t क्वेश्चन मार्क, तो t इक्वल टू 1 बाय k कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a, k कितना है 1 अपॉन k की वैल्यू देखो 0.0030, a नॉट कितना है 0.10 माइनस रिमेनिंग देखो फॉल फ्रॉम यहाँ से 0.075 हो गया, तो कितना बचेगा मेरा 0.075। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8.3 सेकेंड आपकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम यानी 8.3 सेकेंड आपको टाइम लगेगा इस कंसंट्रेटर को यहाँ से यहाँ होने। बात समझ आ गई। अब हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या पता सीधा डेफिनेशन है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी ये है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और इसका वैल्यू होता है एक्टिवेशन एनर्जी का थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज। अब समझो उसके बाद फॉर्मूला समझ लिया, ठीक है। अब आप समझो मेरी बात यार, मान लो कोई सामान बेटा मैं 1000 रुपये का दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं 1000 रुपये कोई सामान बेच रहा हूँ, आपने कहा सर हमारे पास 800 रुपये पड़े हैं, और मैंने आपसे बोला यार मैं तो 1000 रुपये पे सामान बेचूंगा, तो आपको अगर 200 रुपये कहीं से मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, सामान मिल जाए, 200 रुपये आप कहीं से लेके आए और आपके पास ये हो, तो जो इसमें ये देखो ये इसे कहते हैं आप थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड का मतलब इतना तो होना ही चाहिए, और ये 200 रुपये डाल लिया आपने, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ आएंगे? तो एक्टिवेशन एनर्जी है कि कितना एनर्जी रिएक्टेंट को दे। मान लो रिएक्टेंट के पास 800 किलो जूल एनर्जी थी, इसको 1000 किलो जूल में कन्वर्ट होना था। अब आप कैसे दोगे एनर्जी यार? आप बोलोगे यार तो हीट देंगे, लाइट देंगे, कैटलिस्ट डालेंगे, कुछ तो प्रोसेस करोगे रिएक्शन में, तो वही तो बोला उसने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कि रिएक्टेंट मान लो उसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मान लो ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में होने कितनी एनर्जी चाहिए। क्योंकि देखो ये आगे थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये आगे मेरा काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड वैल्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट द एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड, ना, ठीक है। अब एक अरेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेम्परेचर डिपेंडेंस लिखाया रेट ऑफ रेट, मतलब रेट कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, रिलेशन मतलब मैथमेटिकल। तो उन्होंने बताया k इक्वल टू ए ई माइनस ए बार टी, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना। दोबारा मेरे पीछे बोलो, k इक्वल टू ए ई माइनस, आपने कहा सर k क्या है,
के तो बेटा हमेशा फिक्स हो गया हमारा, के क्या मेरा रेट कांस्टेंट, आपने कहा ठीक है। ए क्या है, देखो ई को वैल्यू कहते हैं एक्सपोनेंशियल, और ई से पहले आ रही है तो उसे क्या कहेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसे कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए को क्या कहेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये है मेरा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है ना, सॉल्यूशन चैप्टर में या किसी भी लेवल में आर की वैल्यू क्या होती है 8.314, ये तो पता है। कैपिटल टी है मेरा टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन है ना, सेल्सियस दे रखा हो, मान लो सेल्सियस में आपको दे रखा हो टेम्परेचर, तो उसको आप 273 जोड़ के केल्विन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा जरूरी। इसी को जब लॉग अप्लाई करा तो एक इक्वेशन और निकल के, हालांकि ओरिजिनल फॉर्मूला तो एक उसी से निकले हुए, ये रहा फॉर्मूला, रियलाइज से, तो log k इक्वल टू log a माइनस a अपॉन 2.303 r, ठीक है। इसको भी याद रखना मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आपको ये सब नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। log k इक्वल टू log a माइनस a बार 2.30 r, है ना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, ये भी याद कर लो, ठीक है। फिर फर्दर अगर इसमें पुट करेंगे तो एक फॉर्मूला आएगा log k2 by k1 इक्वल टू a अपॉन 2.30 r t2 माइनस t1। अब देखो K2 जब किसी भी रिएक्शन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दो रेट कांस्टेंट दियो, आपने आंख बंद करके समझ जाना है क्या फॉर्मूला लगाना। ये क्या है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R क्या है गैस कांस्टेंट, T1 T2 दो टेंपरेचर दे रखे होंगे, पहले वाला एक बाद वाला, दोनों केल्विन में करना, नीचे आएगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई। log K2 by K1 इक्वल टू a अपॉन 2.30 r T2 माइनस T1 by T1 T2। अब इसी फॉर्मूलों पे ना जो हमारे तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस पे हम ना न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं कि किस तरह पेपर में आपके क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1.2 into 10 की पावर -3 पर सेकंड एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 2.1 into 10 की पावर -3 पर सेकंड 40 डिग्री। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। रेट कांस्टेंट दो दे रखे हुए, साफ साफ लिखा है, आपने कहा सर एक को K1 मान लो 1.2 into 10 की पावर -3 पर सेकंड लिख दिया, चलो पॉइंट बड़ा से लो भाई, लिखने का पॉइंट, चलो सेकंड वाला, और दूसरा दे रखा है 2.1, तो K2 आपने कैसा लिख दो 2.1 into 10 की पावर, पॉइंट बड़ा कर दो भाई 10 की पावर -3 पर सेकंड, ठीक है। और टेम्परेचर भी दो लिखे, देखो 30 डिग्री सेल्सियस, एक को T1 मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, पर मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सेल्सियस में दे रखा है उस पर 273 जोड़ देना, तो 30 डिग्री अगर प्लस 273 कितना बनेगा 283 to 303 केल्विन बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर देगा 40 डिग्री से, तो T2 को लिख दो 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें सीधा 273 जोड़ के करो, ठीक है, तो 313 केल्विन आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है मेरे भाई, हमें निकालना ए क्वेश्चन मार्क, है ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब ये। और क्या दे रखा है आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट टाइम, और क्या दे रखा है आपको K1 दे दिया, K2 दे दिया, R कितना है 8.314, ये तो मैंने आपको बता दिया जूल पर केल्विन पर मोल होता है ना, हाँ जी। चलो अब सारी वैल्यू फॉर्मूले पुट कर दे, कौन से फॉर्मूले में यार, एक ही तो फॉर्मूला है जिसमें दो रेट कांस्टेंट आते, क्या log of K2 by K1 इक्वल टू A अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 T2, यही तो है फॉर्मूला, ठीक है। log of K2 कितना है, K2 कितना है मेरा 2.1 into 10 की पावर -3, K1 कितना है 1.2 into 10 की पावर -3, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2.303 into 8.314 आ गया। T2 क्या टेम्परेचर इन केल्विन कितना दे रखा है 313, T1 क्या है 303, T1 T2 क्या है 303 into 313, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो यार कटिंग की बात है, 10 की पावर -3 नीचे 10 की पावर -3 कट जाएगा, सेम चीज है। पॉइंट से पॉइंट दिख नहीं रहा होगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, हट गया। 3 4 12 नहीं, 3 4 12 3 7 21, ठीक है। अब ये क्या बन गया देखो log m by n, log m by n है ना, तो इसको लिखोगे क्या log, मैंने कल ही बताया था ना इसी वीडियो की स्टार्टिंग में, log m by n कितना होता है log m माइनस log n, भाई पूरा बताया वीडियो में की चीज, तो आप लिखोगे log 7 माइनस log 4,
ठीक है, ये कर लेना सॉल्व, ये लिख देना। अब इन सब चीज़ों को इधर ले जाओ, देखो इनको सबको इधर जाएंगे, यानी एक इधर क्रॉस में यानी 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313, और जब इसको माइनस करोगे 10, ये आ जाएगी आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू। ठीक है, जितनी भी भाई बड़ी बड़ी वैल्यू तुम्हें दिख रही हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू तुम्हें दिख रही है, जैसे 8.314 इसको 8.3 मान लेना, 2.30 को 3 मान लेना, 2.3 मान लेना, और ऐसे करके अगर आप इतना भी कर जाओगे ना तो आपका आंसर, और जिसमें आंसर आ रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ रहा है 44126.3 जूल आ रहा है। बात समझिए कैसे क्वेश्चन को करना आपने। हाँ, सारी वैल्यू अगर इतना भी आप कराओगे, देखो अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2.5 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। जो जो चीजें गिवन है ऐसे बता देना, फॉर्मूला से पुट कराना, वैल्यू पुट कराना। लास्ट में अगर आंसर आपको लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, नहीं हो पा रहा, तो भाई इतने तक ही छोड़ देना। लास्ट में अगर टाइम नहीं बचता, नहीं तो कुछ तो आंसर लिखिए आना। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सच अ रिएक्शन। देखो T1 27 डिग्री सेल्सियस है, अब तो बताने की जरूरत है, 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में, यानी 300 केल्विन हो गया। चलो T2 हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3110। कोई दिक्कत भाई, है ना, यही आएगा ना। हाँ चलो केल्विन लिख दो, कैसे केल्विन। अब आपने मुझे बोला कि सर बात तो सही है, 2 टेम्परेचर आ गए, पर रेट कांस्टेंट तो एक भी नहीं दे रखा। कहाँ पे लिखा है रेट कांस्टेंट? यार मेरे भाई, छोटे भाइयों, देखो ये लाइन देखो, रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन डबल, मतलब रेट का डबल होने का मतलब क्या? रेट कांस्टेंट डबल हो गया। अरे मान लो K1 को K था, कुछ भी मान लो, अब डबल हो चुका है, तो रेट कांस्टेंट डबल होने का मतलब K2 की वैल्यू क्या हो गई? 2K। क्या निकालना है? E यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, है ना। अब R की वैल्यू तुम्हें बार बार बताया ना 8.314, अब तो सब वैल्यू मिल गई। अब आपको पता भी लग गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला जो लिख के आना भाई पेपर में, log K2/K1 इक्वल टू A अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 T2। बात समझ आई? अच्छा, K2 कितना है? 2K/K। ये की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी वैल्यू दे रखी है? एनर्जी एक्टिवेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2.303 R क्या है? 8.314। T2 क्या टेम्परेचर इन केल्विन कितना? 310। T1 क्या है? 300। T1 T2 कितना है? 300 इंटू 310। K से K गया, कितना बचा? log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। इन सबको इधर लिया बेटा, क्योंकि ये निकालना है ना, तो इन सब इधर वैल्यू ये इधर आ जाएंगे ना, क्रॉस देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते से 2.303 इंटू 8.314 इंटू इधर लेके इधर आएगा ना, इंटू 300 इंटू 310 अपॉन में देखो ये कितना आएगा? 10 आएगा बस, है ना। 10 से 10 काट दो, जो भी वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी हमारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और यहाँ पे जो आंसर आएगा एनर्जी एक्टिवेशन का वो आ रहा है 53598.6, 53598.6 जूल पर मोल। बात समझ आई क्वेश्चन को किस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन K इक्वल टू 4.5 × 10⁻11 पर सेकेंड E माइनस 28,000 K/T, कैलकुलेट E यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सवाल वही, फॉर्मूला कौन सा लगाए? देखो 2 रेट कांस्टेंट कहीं दिख नहीं रहे, है ना, 2 टेम्परेचर भी दिख नहीं रहे, एक टेम्परेचर दिख रहा है, एक इक्वेशन बच गई हमारी, कौन सी? देखो ध्यान से देखो, कंपेयर समझाओ। K इक्वल टू AE माइनस EA/T, हाँ कि ना? ठीक है, ये अरेनेस इक्वेशन थी। अब जरा कंपेयर करो ना, कंपेयर का मतलब अब देखो, यहाँ कंपेयर करने का मतलब देखो 4.5 इंटू 10⁻11 E की पावर माइनस 28,000 K/T। अब आप देखो यार, K के सामने K लिखा हुआ है, भाई कंपेयर का मतलब ये होता है E भी है कॉमन, E की कुछ पावर दे रखी है, तो आपसे देखो ये तो A की वैल्यू होगी डायरेक्ट, A की पूछी नहीं है, कहीं लिखा है क्या प्री-एक्सप? नहीं। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कंपेयर कर लूं, क्योंकि इक्वेशन सेम है ना,
के की वो होती है, के की होती है, तो आपका क्या बचेगा माइनस ए बाय आर इंटू टी इक्वल टू माइनस 28,000 के बाई टी। हाँ कि ना, ठीक है। टेम्परेचर कट गया कि सेम है, ठीक है। के मतलब केल्विन, तो घबराना नहीं, माइनस से माइनस गया तो ए आ गया, देखो इसको तो ये बच गया ना खाली 28,000 इंटू आर, ये आ गया 28,000 इंटू आर, 28,000 इंटू 8.314 करेंगे तो 28,000 इंटू 8.314 करेंगे तो कितना आएगा मेरा 232.79 किलो जूल पर मोल। बात समझ आए, कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना था। अरेनियस इक्वेशन में देखो देख के पता लग रहा है उस फॉर्मूले जैसा दिख रहा था, तो आपने कंपैरिजन करा, वैल्यू पुट करके और आपको मिल गई आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय इक्वेशन log K इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 into 10 की पावर 4 K by T, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फोर्स, है ना। अब आप अगेन देखो एक ही फॉर्मूला बच गया, उसके जैसे दिख रहा है क्या, log K इक्वल टू log A माइनस A बाय 2.303 RT। कोई दिक्कत क्या, ठीक है, इसको लिख लो, अगेन कंपैरिजन ही करेंगे, एक लाइन लिख देनी है आपने, ऑन कंपेयरिंग माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 K बाई टी, ठीक है। अब आप देखो लॉग के सेम है, ये लॉग ए की वैल्यू होगी, पर अगेन मैंने आपसे बोला कहीं पे भी आपको नहीं बोला कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकाल, तो जरूरत क्या उसको निकाल। अब इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से कंपेयर, मतलब माइनस ए बाय 2.303 RT इक्वल टू माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 K बाई टी। हाँ कि ना, बिल्कुल सही है। चलिए टी से टी गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस से माइनस गया तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना आ गया 1.25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2.303 आर की जब वैल्यू आपको फिक्स हो गई, अब तो याद आ गया हो ना, वैसे तो 0.0821 भी होती है, पर इन क्वेश्चन में मैक्सिमम वही लगेगी 8. और जब आप इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आ रहा है 232.79 किलो जूल पर मोल। बात समझ आ गई क्वेश्चन किस तरह से करने हैं।